तैयारी एक ही है, वो है पीसीएस की। चाहे आप एलटी ग्रेड दो, ये भी पीसीएस कराता है। जीआईसी प्रवक्ता पीसीएस कराता है। अब जैसे सुपर टेट हो गए, अन्य शिक्षक भर्ती हो गई, टॉपिक वही है। अगर आप इसका पीसीएस का लेवल लेके चलते हो तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं होती। अब आपने अगर ये डायग्राम पूरा तैयार कर लिया, फिर आप चाहे पीसीएस का एग्जाम दो, चाहे आरओ आरओ का दो, चाहे एलटी ग्रेड का दो, चाहे जीआईसी प्रवक्ता का दो, चाहे नवोदय का दो, चाहे केबीएस का दो, आपके दिमाग में एक फिगर बना रहेगा कि सिंधु घाटी की सप्ताह के अंतर्गत कुल इतने टॉपिक हैं। और यहाँ से आपको ब्लूप्रिंट में ये भी पता लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कौन किसका पार्ट है, कौन किसका पार्ट नहीं है। इसके साथ ही आपको इसमें क्वेश्चन भी बताए जाएंगे कि अभी जो वर्तमान में एलटी ग्रेड में क्वेश्चन पूछे हैं, जीआईसी प्रवक्ता में क्वेश्चन पूछे हैं, वो किस तरीके से पूछे हैं, उनकी प्रकृति क्या है। तो जो सबसे मेन टॉपिक है इसका पहला वाला, इसका जो नाम है वो है प्रागैतिहासिक कालीन संस्कृतियां। ये विश्व की भी हैं, भारत की भी हैं। जैसे विश्व में मेसोपोटामिया हो गई, आपकी चाइना की सप्ताह हो गई, लेकिन यहाँ पे हमें विशेष रूप से कौन सी पढ़ना है, भारत की पढ़ना है। तो टॉपिक क्या है, भारत की प्रागैतिहासिक कालीन संस्कृतियां। अब ये एक बड़ा टॉपिक है, इसके अंतर्गत 3 टॉपिक आते हैं। पहला टॉपिक क्या है, प्रागैतिहासिक मानव, जिसमें आप पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल पढ़ते हैं। दूसरा है इसमें धातु काल की सप्ताहें, जिसमें आपकी स्वर्ण काल, ताम्र काल, कांस्य काल और लौह काल। अब जो आप सिंधु घाटी की सप्ताह पढ़ते हो वो आपके इसके अंतर्गत आती है, कांस्यकालीन सभ्यता के अंतर्गत। फिर इसमें भी ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जहां से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे अभी मैं पीसीएस का ब्लूप्रिंट देख रहा था, कहीं भटका ही नहीं है, उसने बस इसी एरिया से क्वेश्चन पूछे हैं। कहाँ से क्वेश्चन पूछे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं। एलटी ग्रेड में भी काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो उसी क्रम में आपको बताया जाएगा कि क्या है इसका डायग्राम पूरा। तो भारत की प्रागैतिहासिक कालीन संस्कृतियाँ, प्रागैतिहासिक काल का मतलब है जहाँ पे कोई रिटन जानकारी, कोई लिखित जानकारी हमको प्राप्त नहीं हुई है, उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक कालीन संस्कृतियाँ। आप अगर मेरी सलाह माने तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इस डायग्राम को याद करना है, इस डायग्राम के बारे में मोटे मोटे तौर पर समझना है। और अगर आप मेरी ना माने तो अपने हिसाब से तैयारी करें। तो आपको मैंने टॉपिक बता दिया कि प्रागैतिहासिक कालीन संस्कृतियाँ हैं, जिसमें आपको सिंधु घाटी की सप्ताह मिलेगी, और इसके साथ में आपको जो नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, तो आप क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। ऐसे अगर पढ़ने पे आएंगे तो 1 महीने में भी पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन आपको मोटे तौर पे डायग्राम क्लियर होगा और जिन पार्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं उन पार्ट्स को आप तैयार करेंगे। इसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो अन्य पार्ट्स को भी आप देख सकते हैं। इसके में आपको ये भी बताया जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन जुड़ रहे हैं। तो प्रागैतिहासिक कालीन संस्कृतियों में पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो प्रागैतिहासिक कालीन मानव पढ़ेंगे। अब इसमें और भी इसकी पूर्व पीठिका है कि विश्व में मानव की स्थिति क्या रही। जैसे जावा मानव हो गया, पेपकी मानव हो गया, निएंडरथाल मानव हो गया, क्रोमैग्नान मानव हो गया, लेकिन वहाँ हम नहीं जाएंगे। मोटे तौर पे क्या है, प्रागैतिहासिक मानव को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे पुरापाषाण काल, कौन सा काल, पुरापाषाण काल। इसमें हमें 2 चीज़ें पढ़ना है। अभी आपको डायग्राम बताया जा रहा है, फिर इसके अंदर का खोल के आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसमें हम पुरापाषाण काल में मानव जीवन क्या है, उसके अस्त्र शस्त्र क्या थे, उसका खान पान क्या था, उसकी वेशभूषा क्या थी, किस तरीके से वो रहता था, और भारत में पुरापाषाण काल के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं। क्वेश्चन आता है ना कि उत्तर प्रदेश में कहाँ मिले हैं, मध्य प्रदेश में कहाँ मिले हैं। वैसे ही हम मध्यपाषाण काल में मानव का जीवन और भारत में मध्यपाषाण काल के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं। उसी तरीके से नवपाषाण काल और मानव जीवन, नवपाषाण काल में मानव जीवन और भारत में नवपाषाण काल के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं। तो ये 3 चीज़ें आती हैं प्रागैतिहासिक मानव के अंतर्गत। इसके बाद ये पत्थर का काल है, इसी को हम क्या कहते हैं, पाषाण काल। इसी को क्या कहते हैं, पाषाण, पाषाण काल। पाषाण का मतलब पत्थर का काल। क्वेश्चन आता है ना, आग की खोज कहाँ हुई, पहिए की खोज कहाँ हुई, पत्थर का प्रयोग करता था। इसके बाद आती है धातु सभ्यता। धातु सभ्यता क्या होती है कि जब धातुओं का प्रयोग होने लगा था। तो पहली सभ्यता कौन सी थी, स्वर्ण काल। सबसे पहली धातु जो खोजी गई थी वो कौन सी थी, सोने की। इसके बाद ताम्र काल, और ताम्र काल के बाद यहाँ से भी आपको डीप करके पढ़ाया जाएगा, इसको खोल के, कि ताम्रकालीन बस्तियाँ कौन सी थीं, ताम्रकालीन बस्तियों के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं। इसके बाद कांस्य काल, और ये कांस्य काल की सभ्यता ही कौन सी है, सिंधु घाटी की सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है, सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसका दूसरा नाम है हड़प्पा की सभ्यता।
और इसके बाद में आता है लौह काल, जिसको आप जानते हैं वैदिक युग के नाम से। तो अब आपका एक टॉपिक क्या हो गया, प्रागैतिहासिक काल मानव, जिसमें पाषाण काल है और पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये अपने माइंड में सेव करिएगा। इसके बाद आएगी धातु काल की सप्ताह, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है कौन सी, कांस्य काल की सप्ताह। अब इस कांस्य काल की सप्ताह में कौन सी, हड़प्पा या सिंधु घाटी की सप्ताह। इसके अंतर्गत आपका इसका सिरा पैर क्या है पूरा, वो यह है खोज, कि इसकी खोज किसने की। दूसरी बात है इसका विस्तार कहाँ हुआ। अभी जो आईएएस का ही पेपर हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन आया है, पीसीएस में भी आया है कि इसकी उत्तरी सीमा क्या थी, इसकी दक्षिणी सीमा क्या थी, इसकी पश्चिमी सीमा क्या थी, इसकी पूर्वी सीमा क्या थी। इसको जानने के स्रोत, सिंधु घाटी की सप्ताह को जानने के स्रोत या सैंदव घाटी की सप्ताह को जानने के स्रोत क्या हैं, इसका काल कब से कब तक चला है, इसके निर्माता कौन रहे हैं, इसका विनाश कैसे हुआ, और इसके बाद इसकी विशेषताएं क्या थी। अभी आपको क्वेश्चन भी जोड़ के दिखाए जाएंगे कि कैसे आपके दिमाग में अगर डायग्राम क्लियर होता है, इसके बाद आप बहुत आसानी से क्वेश्चनों को जोड़ पाते हैं। सुनियोजित नगर की व्यवस्था थी, बहुत ज़्यादा सुनियोजित। अभी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस एक हल्का हल्का सा डायग्राम बताया जा रहा है। इनका भवन निर्माण क्या था, सार्वजनिक भवन एवं स्नानागार, स्विमिंग पूल, और जो सार्वजनिक भवन थे जहाँ सभी लोग सामुदायिक रूप से रहते थे या कोई काम करते थे। नाली व्यवस्था क्या थी, कुशल नागरिक प्रबंधन कैसे था, सामाजिक जीवन कैसा था। अब सामाजिक जीवन में क्या था, सामाजिक संगठन, खान पान, वेशभूषा, आभूषण, मनोरंजन, मृतक संस्कार, स्त्रियों की दशा, अस्त्र शस्त्र, हथियार उनके कैसे थे। इसके बाद आर्थिक जीवन कैसे था, कृषि, पशुपालन, उद्योग। अगर आपने मोहनजोदाड़ो मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन की, तो वो कैसे करके व्यापार करते थे, कैसे उनके घर थे, क्या उनकी वेशभूषा थी, हल्की सी देख लेना, थोड़ी सी समझ में आ जाएगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक मूवी होती है ना, वो मूवी आपको तब तक समझ में नहीं आती जब तक वो मूवी में शुरू में ही उसकी प्रस्तावना नहीं बनाई जाती, जो निबंधों में प्रस्तावना होती है कि इसका कहाँ से रहा है, कहाँ पैर है, कि इसमें कौन हीरो है, कौन हीरोइन है, कौन उनके पेरेंट्स हैं और कौन कौन लोग हैं। जी कुछ वैसे ही है। इसके बाद सिंधु घाटी की सप्ताह का धार्मिक जीवन क्या था, कलाओं का विकास क्या था, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत, नृत्य, मोहर, लेखन, शासन प्रणाली। इसके बाद जो सर्वाधिक अधिक क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं, सैंधव यानी सिंधु घाटी की सप्ताह के प्रमुख स्थल, आलमगीरपुर हो गया, कोट दीजी हो गया, चंदहुदड़ हो गया, ये सब हो गए। तो कहने का मतलब आप अगर एलटी ग्रेड में, जीआईसी प्रवक्ता में, अन्य शिक्षक भर्तियों में जीएस तैयार करना चाहते हैं तो पहले आपको ये डायग्राम याद करना पड़ेगा। इससे पता लगेगा कि जी इसके बाहर कुछ नहीं है। ये आ गया सिंधु सप्ताह की देन क्या थी, सैंधव सप्ताह के प्रमुख स्थल, फिर सैंधव सप्ताह एवं वैदिक सप्ताह का अंतर, सैंधव सप्ताह की उत्पत्ति से संबंधित विचार की क्या क्या विचार थे। फिर ये आप मैप में देख रहे हैं कि एक नदी है, सिंधु नदी आ रही है और ये कहाँ से कहाँ तक गई है, और इस सिंधु नदी के किनारे कौन कौन सी सप्ताहें हैं। अब ये इस समय का भारत है जब पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान सब मिले हुए थे। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अगर तभी तो मैं कहता हूँ इतिहास पढ़ने से पहले आपकी इतिहास की क्लास रेगुलर शुरू हो गई है, आप 3 काम कर लीजिए। पहला काम ये कर लीजिए कि जो वर्ल्ड का मैप है इस पे जो देशों की स्थिति है इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। दूसरा काम ये करिए कि भारत के नक्शे को बहुत अच्छे से समझिएगा। और तीसरा काम ये करिए कि जो भारत के राज्य हैं उनकी स्थिति आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि रंगपुर कहाँ पर है, आपका देसलपुर कहाँ है, लोथल कहाँ है। तो क्योंकि हमने बताया कि आपको जो ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो उसमें ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, और इसका जो सबसे हैवी पेपर है वो पीसीएस का है। तो अगर आप पीसीएस का लेवल रखेंगे तो आपको आपका जो होता है ना कि क्वेश्चन चूक गया, पता लगा कि आप बहुत सी वीडियो पढ़ी हुई हैं कि आपने उसको पढ़ा, पर ये गारंटी नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, पर आपके माइंड में फिगर तय होगा। तो मैंने जो पीसीएस के 5 साल के पेपर निकाले थे और आईएएस के निकाले थे, उसके अकॉर्डिंग आपका जब ये डायग्राम तैयार होगा तो कैसे ये आपको हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलटी ग्रेड की। 2018 में पेपर हुआ है, 2016 के आसपास हुए हैं। जो भी 3 से 4 पेपर एलटी ग्रेड में हुए हैं और जीआईसी प्रवक्ता में हुए हैं, उन क्वेश्चनों का हम पैटर्न देख रहे हैं कि वो एग्जामिनर की ने किस तरीके से पैटर्न को रखा है, किस तरीके से वो क्वेश्चन को पूछ रहा है। तो एलटी ग्रेड में जो क्वेश्चन उसने पूछा है कि हड़प्पा यानी हड़प्पा युगीन सभ्यता में जो पुरातत्व स्थल है, यानी हड़प्पा सप्ताह का जो पुरा स्थल है, पुरा स्थल का मतलब प्राचीन स्थल है, वो यूपी में स्थित नहीं है। यानी उन्होंने 4 ऑप्शन दिए।
पहले क्वेश्चन में उसने 4 ऑप्शन दिए और पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यूपी में नहीं है। तो इसका ऑप्शन है हुलास, तीसरा है देसलपुर, आलमगीरपुर और मांडी। और कौन सा है? मांडी। तो अब क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन इस वाले पोर्शन से पूछा है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो इस वाले पोर्शन से पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं या सैंधव सभ्यता के जो स्थल हैं उसमें ऐसा कौन सा स्थल है जो यूपी में नहीं है। तो आपको पता लगा कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग उसने यहाँ से पकड़ा है। उसने कहाँ से पकड़ा है? उसने यहाँ से पकड़ा है। तो आपको इसने पहला ऑप्शन दिया है हुलास, जो कहाँ है? यूपी में है। देखो ये क्वेश्चन आ गया हुलासपुर, ये कहाँ से? यूपी में है। दूसरा क्या कह दिया? आलमगीरपुर। ये देखिए, यानी आपको इन जितने भी जो इसके पुरातत्व स्थल हैं उनमें ये पता होना चाहिए कि वर्तमान में इनकी स्थिति किन राज्यों में है। भाई इस बार उसने क्या पूछा कि हुलास कहाँ है? देसलपुर कहाँ है? अब देखिए इसमें देसलपुर कहाँ पर है? ये है, देखो देसलपुर, ये देसलपुर पूछा। अब इसके बाद पूछा उसने आलमगीरपुर, हो गया। और अगला पूछा है मांडी। कहाँ पर है? मांडी। मांडी देखिए कहाँ पर है, इसमें लोथल, रोपड़, राखीगढ़, मांडा और इसके बाद जे आया देखिए मांडी। तो इसने ये 4 विकल्प दे दिए, मांडी, हुलासपुर, देसलपुर और आलमगीरपुर। और ये पूछा है कि इसमें कौन सा यूपी में स्थित नहीं है। तो मांडी जो है वो यूपी में है। मांडी क्या है? यूपी में है। हुलासपुर कहाँ? यूपी में है। आलमगीरपुर कहाँ? यूपी में है। पर देसलपुर जो है वो यूपी में नहीं है, गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। देखा एग्जामिनर ने किस तरीके से क्वेश्चन सेट किया। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें, अब वही बात है कि अगर आप ये तरीका नहीं अपनाओगे, परीक्षा पैटर्न को नहीं समझोगे, एग्जामिनर को नहीं समझोगे कि किस तरीके से क्वेश्चन बना रहा है, तो भाई इसको पढ़ते रहना पूरा 1 महीने में भी ये आपका टॉपिक पूरा तैयार नहीं होगा। आप देखिए नोट्स तो बहुत है मार्केट में, आप देखते हैं कि बहुत से ढेर सारे नोट्स हैं, बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। तो कई बार यही कन्फ्यूजन होता है क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो सबसे पहले कोई भी टॉपिक है उसका डायग्राम क्लियर करिए, फिर उसके 10 ईयर के क्वेश्चन देखिएगा, तब आपको पता लगेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो एक क्वेश्चन आपका एलटी ग्रेड का यहाँ से बन गया। अब वो कह रहा है कि हड़प्पा पुरास्थल बनावली किस नदी के किनारे है। यानी अब बनावली आ गया। अब देखिए उसने क्वेश्चन कहाँ से दाग दिया? बनावली। यानी अब आपको इन सब की नदियाँ पता होना चाहिए कि कौन सा स्थल किस नदी किनारे है। तो नदी कौन सी है? रंगोई। कौन सी नदी के किनारे है जे? रंगोई। यानी 2 बातें क्लियर हुई। पहली आपको ये पता लगाना है कि ये जो भी हैं इनकी वर्तमान राज्य की स्थिति क्या है। जैसे आप देख रहे हो ये गुजरात है, ये राजस्थान है, ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसने पूछा है, वो ये पूछा है कि प्राचीन काल में इराक का प्राचीन नाम क्या था। यानी जो वर्तमान में इराक है उसकी प्राचीन काल में किस सप्ताह के नाम से। तो ये थोड़ा सा विश्व की, जैसे ये सप्ताह भारत में थी, यहीं पे मेसोपोटामिया की सप्ताह थी, दजला फरात नदियों किनारे की सप्ताह थी। तीसरा क्वेश्चन जो इसने पूछा है वो ये पूछा है कि हड़प्पा की उत्तरी सीमा कहाँ पे मिलती है। तो जो हड़प्पा है ये आपका क्या है? हड़प्पा। तो इसकी उत्तरी सीमा, जैसा कि मैंने बताया कि हड़प्पा कह लो या सिंधु घाटी की सप्ताह में लो, तो 4 ही सीमाएं हैं, एक उत्तरी सीमा, एक दक्षिणी सीमा, एक पश्चिमी सीमा और एक पूर्वी सीमा। इसने पूछा इसकी उत्तरी सीमा कहाँ है। तो भाई उत्तरी सीमा कहाँ है? मांडा, जम्मू कश्मीर। उत्तरी सीमा कहाँ है? मांडा, जम्मू कश्मीर। अगली बार वो क्वेश्चन पूछ लेगा पश्चिमी सीमा कहाँ है, तो सुत कागेडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। इसके बाद वो कहेगा पूर्वी सीमा कहाँ है? आलमगीरपुर, यूपी यानी उत्तर प्रदेश। और दक्षिणी सीमा कहाँ है? दैमाबाद, महाराष्ट्र। तो आपको परीक्षा पैटर्न समझना है। ये समझिएगा, अगर आप परीक्षा पैटर्न समझ गए, ब्लूप्रिंट समझ गए, तब आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। आप व्यर्थ की मेहनत करने से बच जाएंगे। बस कंपटीशन का यही खेल है कि कोई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तभी तो कहते हैं स्मार्ट स्टडी करिए। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा कंप्लीट करेंगे तो सिलेबस तो पूरी ज़िंदगी में भी कंप्लीट नहीं होगा, और फिर क्या होगा, जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ से आप चूक जाएंगे। अगला इसने क्वेश्चन पूछा है इसमें कि कालीबंगा उत्खनन कार्य जिस पुरातत्ववेत्ता के सहयोग से किया गया, या जिस पुरातत्व, देखो पुरातत्व स्थल होता है कि जहाँ पे पुराने स्थान होते हैं, पुरातत्ववेत्ता जो इन स्थानों की खोज करते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि कालीबंगा के उत्खनन कार्य में किस पुरातत्ववेत्ता ने योगदान दिया। तो अमलानंद। किसने दिया? अमलानंद। और जगह कौन सी पूछी है? कालीबंगा।
जगह कौन सी पूछी है, ढूंढिए, ये है कालीबंगा। तो तीसरा पॉइंट आपको इसमें ये भी तैयार करना है कि जो भी ये पुरातत्व स्थल है 24, इनकी खोज किसने करी या इनके उत्खनन में योगदान किसने दिया है। अब पैटर्न समझ में आ रहा है एग्जाम में किस तरीके से अल्टीग्रेट में और जीआईसी प्रवक्ता में क्वेश्चन दबा रहा है। इसके बाद इसने इतने क्वेश्चन जो हैं ये आपके जीआईसी प्रवक्ता और अल्टीग्रेट ने पूछे हैं। अब जो 2000 जो पीसीएस का पेपर आया है, पीसीएस की हम बात कर रहे हैं, तो 2023 में जो पीसीएस में क्वेश्चन पूछा है, एक हंसी वाली बात ये बताऊं, एग्जामिनर इतना ज़्यादा सीरियस है आपके इस टॉपिक को लेके कि उसने 2023 में, 2022 में, 2020 में, 2021 में और 2018 में लगातार क्वेश्चन पूछे हैं इस टॉपिक से। हाँ, 2019 में उसने नहीं पूछा है तो उसने दूसरा टॉपिक पूछ लिया, लेकिन 2023, 2022, 2021, 2020, 2018 लगातार क्वेश्चन पूछा है। अब मैं आपको क्रम से बताऊंगा। अब देखिए, आपको डायग्राम क्लियर हो गया, हल्का हल्का डायग्राम के बारे में पता है तो कैसा माइंड आपका क्लिक कर रहा है, क्योंकि मैंने कहा कंपटीशन वही क्रैश करेगा, वही क्रैक करेगा जो गोली की तरह सोच पाएगा, जैसे गोली चली और लग गई, वैसे ही उसको सोच पाएगा कि वो क्वेश्चन कहाँ से पकड़ा है। तो पीसीएस 2023 में उसने क्वेश्चन पूछा है हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा का निर्धारण। देखिए, मैंने फिर कहा अल्टीग्रेड का मतलब है सीधे पीसीएस, क्योंकि वही आयोग करा रहा है। अगर पीसीएस का लेवल पकड़ोगे क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। वो कह रहा है हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा। कौन सी सीमा? पूर्वी सीमा। और अल्टीग्रेड में क्या पूछा था इसने? अल्टीग्रेड में इसने यहां पे क्वेश्चन पूछा था उत्तरी सीमा। लो भाई, अल्टीग्रेड में पूछा था उसने उत्तरी सीमा, और पीसीएस में 2023 में जो अभी पेपर हुआ है पीसीएस का, उसके जीएस में इसने क्वेश्चन पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा कहां पर है। तो कहां पर है? ऑप्शन में देखो है आलमगीरपुर, ऑप्शन में रखा है मांडा, हड़प्पा, राखीगढ़, लेकिन उत्तर सही क्या है? आलमगीरपुर। यानी चारों दिशाएं आप क्लियर कर लें, क्वेश्चन आपका नहीं चूकेगा। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। और 2023 का एग्जाम हुआ है उसमें एक क्वेश्चन पूछा है। 2022 में उसने एक क्वेश्चन पूछा है इसी टॉपिक से कि सिंधु घाटी के किस पुरातत्व स्थल से नाव का चित्र या नाव का मॉडल प्राप्त हुआ है। मतलब वो ये कह रहा है कि भैया किस जगह से नाव का चित्र प्राप्त हुआ है। तो ये आपको मिला है मोहनजोदड़ो से। कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। नाव का चित्र और या नाव का, इतने दो ऑप्शन रखे हैं, मोहनजोदड़ो एवं लोथल, यानी दो जगह से, मोहनजोदड़ो और लोथल। लोथल बंदरगाह था, देखो है जो लोथल। अब अच्छा, नाव क्यों हुआ? मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के कतई करीब है, तो सीधी सी बात है भाई, नाव की जरूरत पड़ती होगी। वही तो है ना, आजकल के जो क्वेश्चन है पीसीएस के, अल्टीग्रेड के, वो ज्यों के त्यों उठा के नहीं रखे जा रहे हैं, वो डिजाइन किए जा रहे हैं, वो व्यवस्थित करे जा रहे हैं, चिंतन लेवल से बनाए जा रहे हैं। अब सोचने वाली बात है कि आपकी जो ये सभ्यता है मोहनजोदड़ो की सभ्यता, तो कहाँ मिला है नाव का चित्र? मोहनजोदड़ो से और लोथल से। लोथल अपने आप में क्या है? बंदरगाह है, तो लोथल से मिला है, इसका चिन्ह यहाँ पे आएगा। लोथल से मिला है और मोहनजोदड़ो से मिला है। ये 2022 में क्वेश्चन आया है। और 2021 में इसने क्वेश्चन पूछा है हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है। यानी कौन सा है? मांडी। ये भारत के किस राज्य में है? भारत में यूपी में है। कहाँ है? यूपी में है। और यमुना नदी के पूर्व में है। जो यमुना नदी बह रही है और इसके कहां पर है? पूर्व में है। ये कौन सा है? मांडी। देखा एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बना रहा है कि हड़प्पा का कौन सा ऐसा स्थान है या स्थल है जो भारत के किस राज्य में है? मांडी स्थल। तो मांडी कहाँ है? आपका यूपी में है। तो वही बात आ गई कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्राचीन जगहें हैं, स्थल हैं, इनकी वर्तमान में किस राज्य में स्थिति है। जो मैं इसका नोट्स आपको बना के पढ़ाएंगे और जो आपको ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा, वहाँ ये सब मेंशन कर दिया जाएगा। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अभी आप इसको एक तरीके से समझिएगा। अगला क्वेश्चन 2020 में पूछा है, उसने एक क्रम बनाया है कि सिंधु नदी, ऊपर लिख दिया सिंधु घाटी की सभ्यता, नीचे लिख दिया ऋग्वैदिक समाज मध्यकाल, मतलब मिलान करा रहा है। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसका मिलान किस में जाके होगा? नगरीय सभ्यता में। फर्स्ट सिविलाइजेशन, पहला नगरीकरण क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। अगर मोहनजोदड़ो आपने मूवी देखी हो तो वहाँ पे वो नगर बनाए हुए थे, बाकायदा शासन चला रहे थे, माहम करके उसमें था, और वो सब उनकी एक व्यवस्था चल रही थी। अच्छा, एग्जामिनर पता नहीं भूल गए क्या हुआ कि 2019 में इन्होंने इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं रखा है, लेकिन 2018 में रखा है। और वो यहाँ से रखा है आपका, जो वो वाले क्वेश्चन होते हैं कि शिलालेख कहाँ से मिले हैं,
इसके बाद आप आ जाइए 2017 में, इन्होंने 2018 में 3 क्वेश्चन रखे हैं। 3 क्वेश्चन रखे हैं, जिनमें से 2 क्वेश्चन जो पहुंच गए हैं वो ये पहुंच गया है कि एक क्वेश्चन कि किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। देखा, अब इसने बहुत अधिक मात्रा में क्वेश्चन यहां से लिए हैं। 2018 में ये पूछा है कि मध्य पाषाण काल, ये कौन सा है? मध्य पाषाण काल। इस मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहां से मिले हैं? यानी मानव जीवन में एक होगा पशुपालन, पशुपालन, और पशुपालन का जो प्रमाण मिला है वो मिला है बागौर से। कहां से मिला है? बागौर से, आरजे, राजस्थान के बागौर से। तो अगला जो इसने क्वेश्चन पूछा है काफी नीचे आके, वो कहां से पूछा है? आपके मध्य पाषाण काल में पशुपालन से, बागौर से। पैटर्न समझ रहे हो ना? वही तो मैं कहता हूं, कंपटीशन का एक नियम है कि टॉपिक होता है 80% क्वेश्चन किसी एक खास हिस्से से आते हैं और 20% क्वेश्चन किसी दूसरे हिस्से से आते हैं। अगर आपको ये पता लग जाए कि वो ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां से 80% क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप वो पहले तैयार कर लेंगे, और जहां से 20% क्वेश्चन आ रहे हैं वहां आप बंद तैयार करेंगे, तो आपकी जो 100% मेहनत है वो उस 80% हिस्से वाले पे लग जाएगी। वरना आप यहां जोर करते रह जाएंगे और क्वेश्चन कहां से आ जाएगा? यहां से आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो थे, अगला क्वेश्चन 2016 में इसने 2018 में इसने पूछा है, सिंधु सप्ताह में कौन सा केंद्र यूपी में स्थित है? यानी वो फिर से यहीं पे क्वेश्चन लौट फिर के वो फिर आ गया। तो यूपी में कौन सा स्थित है? हुलासपुर। कौन सा है? हुलासपुर या हुलास, ये कहां पर है? यूपी में है। अब आपका फिर एक क्वेश्चन आ गया 2016 में, हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण। लो भाई, फिर आ गया उत्तरी सीमा का, और ये कहाँ है? मांडा, जम्मू कश्मीर। मतलब उत्तरी सीमा का मतलब ये कहाँ तक आया है? मांडा तक आया है। ये कहाँ तक आया है? ये कहाँ तक आया है? ये कहाँ तक आया है? तभी तो मैं कह रहा हूँ, आप भारत का नक्शा बना के क्या करिए? राज्यों की स्थिति क्लियर करिए। और अगर आपको राज्य को नहीं बनाना आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पूरे भारत का नक्शा बना के उस पर राज्यों की स्थिति ट्रिक से भी बता देंगे, बहुत अच्छे से, ताकि आप उनको नहीं भूलेंगे। बहुत आसान होता है, जैसे ये केरल, ये कर्नाटक, इसके बाद ऐसे ही क्रम बनता रहेगा। अब हम बात करेंगे आईएएस के क्वेश्चन, यानी जो 2023 में आईएएस का पेपर हुआ है, 22 में हुआ है, वहां पे इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसने एक क्वेश्चन यहां से पूछ लिया है कि अलेक्जेंडर री, एएच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्लेब, जेम्स बर्लॉग और आपका वाल्टा इलिटियट, ये वैज्ञानिक किस चीज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये वैज्ञानिक जो हैं पुरातत्व खनन, क्योंकि ये जो चीजें मिली हैं प्रागैतिहासिक मानव की, ये खुदाई में मिली हैं। तो इन भूगोलवेत्ता कह लो या पुरातत्ववेत्ता कह लो, इन पुरातत्ववेत्ताओं ने क्या करा है? इनकी खोज की है, प्रागैतिहासिक कालीन जो उत्खनन का कार्य करवाया है। कहानी तो आपको पता ही होगी कि वो ट्रेन की पटरी बिछाने के लिए 2 भाई जो थे वो लाइन बिछा रहे थे, उन्हें कुछ ईंटों की जरूरत पड़ी और उन्होंने क्या करा? ईंटें खोदने के लिए एक टीले को खोदना शुरू कर दिया और पता लगा पूरी की पूरी सप्ताह वहाँ निकल आई। अगला क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा है, अच्छा 2022 आईएएस के एग्जाम में 2022 में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा है, दूसरे टॉपिक से पूछा है। 2021 में इसने पूछा है, बहुत ही गहरा क्वेश्चन दबाया है इसने, कि प्राचीन काल में उन्नत जल संचयन, यानी प्राचीन काल में बहुत उन्नति के साथ जल का संचयन करते थे और प्रबंधन प्रणाली के लिए वो जगह जो थी वो सुप्रसिद्ध थी। प्रबंधन प्रणाली की जगह सुप्रसिद्ध थी, जहां पर बांधों की श्रृंखला को इस तरीके से व्यवस्थित किया गया था कि जो उसके अटैच में जलाशय थे उनके बीच से पानी निकाला जा सकता था। तो ऑप्शन है कालीबंगा, राखीगढ़, रोपड़, धौलावीरा। इसका आंसर कौन सा है? धौलावीरा। कहां पर है धौलावीरा? देखिए आपका कोट दी और ये आ गया धौलावीरा। यानी ऐसी व्यवस्था थी, बहुत अच्छे बांध बनाए गए थे, बहुत बढ़िया व्यवस्था थी और बहुत ही उन्नत व्यवस्था थी। आपने देखा कि चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे एलटी ग्रेड का हो, आईएएस का हो, केवल 80% आपका यहाँ से पूछ रहा है। कितना? 80%। यानी इस चैप्टर को फोड़ने में सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो आपको यहाँ करना पड़ेगी। इसके अलावा वो 10% बात पूछ रहा है विस्तार से, 10% पूछ रहा है विस्तार से, क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके अलावा वो आपका 8% जो पूछेगा, इसको हम 8% कर लेते हैं, 10%, इसको 5% कर लेते हैं। जो 5% पूछ रहा है वो कहाँ से पूछ रहा है? आपके यहाँ से पूछ रहा है कि उसकी स्थिति क्या थी, और 10% आपके ये तीनों कालों से।
10% पूछेगा आपके तीनों कालों से। 5% में वो ये पूछ लेगा कि इसके विनाश के कारण क्या थे, इसमें स्नानागार और सार्वजनिक भवन निर्माण कैसे थी। तो आपको मैंने इस डायग्राम पे 3 ब्लूप्रिंट बताए। पहला ब्लूप्रिंट आईएएस का, दूसरा पीसीएस का, तीसरा एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का। अब इसमें ये तो वो क्वेश्चन थे जो करंट में आए थे 5 साल के अंदर। अब इसके अलावा आपके आरओ के पेपर होते हैं, सुपर टेट के होते हैं, केबीएस के होते हैं और अन्य जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं उनमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए इसने ये क्वेश्चन वहाँ पे बनाया है कि वो कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाण कालिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य हुए, जो तो हो ही गया। अब वो कह रहे हैं कि ये भी वही क्वेश्चन है बागौर से। अब वो कह रहे हैं कि खादानों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी। तो खादानों की कृषि कहाँ हुई थी, नवपाषाण काल में। देखो यहाँ से इसने ये पूछ लिया, किसकी कृषि, खाद्यान्न की कृषि। तो यहाँ पे क्या हुआ था, पहिए की खोज करी। तो यहाँ पे क्या हुआ था, आग की खोज हुई थी, शिकार करा जा रहा था। और नवपाषाण में क्या हुआ था, कृषि हुई थी। तो आपका क्वेश्चन देखा उसने कहाँ से बनाया, यहाँ से बनाया। अगला कह रहे हैं वो कि भारत में नवपाषाणकालीन गर्त निवासों में, मतलब नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं। यानी गर्त जो हैं वो गर्त आपकी कहाँ से मिल रही हैं, गर्त मिल रही हैं बुर्जहोम और कुचई से। तो बुर्जहोम, अब इसने कौन सा पूछा, यहाँ पे पूछा नवपाषाणकालीन, नवपाषाणकालीन में बुर्जहोम जो जम्मू कश्मीर में है। तो इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। अब वो अगला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि बनावली में किस प्रकार की संस्कृति है। तो बनावली जो है वो हड़प्पा, प्राक हड़प्पा की सत्ता है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन इसने कहाँ से दाब दिया, बनावली, देखो है बनावली से। यानी एक बार वो क्वेश्चन पीसीएस में पूछ चुका है, एक बार उसने क्वेश्चन और पूछा। अब वो कह रहे हैं अगला क्वेश्चन कि किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। यानी वो कौन सा पशु था जो हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता। तो ये हड़प्पा डीप ले गया है, ठीक है। घोड़ा नहीं मिलता है, कौन सा नहीं मिलता है, घोड़ा नहीं मिलता है, बैल भी मिलता है, हाथी भी मिलता है और आपकी भेड़ भी मिलती है। अब इसके बाद कह रहा है कि सैंधव सप्ताह में महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो महान स्नानागार जो है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। देखा, फिर वही बात आ गई कि आप अगर ये ऐसी बुक आती हैं, यूथ पब्लिकेशन की भी आती हैं, घटना चक्र की भी आती हैं, जिसमें टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होते हैं। तो आपने करा क्या, पहले राउंड में इस डायग्राम को अच्छे से याद कर लिया और थोड़ा थोड़ा समझ लिया। इसके बाद आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि आपका 80% हिस्सा यहाँ से आ रहा है और आपने इसको डीप तरीके से तैयार करा। करने के बाद क्या हुआ, क्वेश्चन आपके नहीं चुकेंगे। और अगर आपके पास समय रह रहा है तो समय रहते हुए आप क्या कर सकते हो, इसको और तैयार कर सकते हो। मैं आपको कुछ क्वेश्चन और बता रहा हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। अब वो कह रहे हैं अधिसंख्य हड़प्पा स्थल कहाँ मिले हैं। यानी ऐसी कौन सी जगह है वह बहुत बड़ी मात्रा में हड़प्पा के स्थल मिले हैं। तो आप मोटे तौर पर देखिए, जो सिंधु घाटी है, भाई सिंधु नदी आ रही है। सिंधु नदी कहाँ से आई है, बोखरचू हिमनद से आई है। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। ये यहाँ पे क्या है, कैलाश मानसरोवर पर्वत। कौन सा पर्वत है, आपका कैलाश पर्वत है। झील कौन सी, मानसरोवर झील। ये इतनी खतरनाक झील है कि विश्व की 3 सबसे बड़ी नदियां जो हैं इसी से निकली हैं। पहली कौन सी निकली है, सिंधु नदी। दूसरी कौन सी निकली है, सतलज। तीसरी कौन सी निकली है, ब्रह्मपुत्र। कौन सी निकली है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कौन से हिमनद से निकली है, बोखरचू हिमनद से। वो सॉरी, ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकली, चेमा युंगडुंग से, चेमा युंगडुंग से। सिंधु कहाँ से निकली है, बोखरचू से। और सतलज कहाँ से निकली है, राकसताल से। तो जो सबसे ज़्यादा हड़प्पा के स्थल मिले हैं वो कहाँ मिले हैं, ये क्वेश्चन है पीसीएस 2009 में पूछा गया है। तो ये आपके कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं सिंधु घाटी, जो सिंधु घाटी है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया जैसे सिंधु घाटी की सप्ताह, दजला फरात नदियों की सप्ताह। तो ये सिंधु घाटी में ही क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि सबसे बड़ी आवश्यकता थी पानी। क्योंकि नदी जहाँ पे होती है वहाँ पीने को पानी भी मिलता है, खाने के लिए मछलियाँ भी मिलती हैं, शिकार के लिए जानवर भी मिलते हैं, क्योंकि वो नदी के पास जो है वो पानी पीने आते हैं। तो जितनी भी सभ्यताएं फली फूली हैं वो कहाँ फली फूली हैं, नदी घाटियों में फली फूली हैं। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि
देखो इसने क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है, स्थापित सिंधु घाटी की सत्ता जिन नदी के तटों पे बसी थी वो नदियां कौन सी थी? सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। तो इसका जो आंसर है वो है आपका सिंधु, चेनाब और झेलम। देखा, चिंतन स्तर से इसने क्वेश्चन पूछ लिया कि कहाँ कहाँ पर है, तो ये बसी है आपकी सिंधु और चेनाब, सिंधु, चेनाब और झेलम। अब इसका अंतिम ऑप्शन जो है गंगा, गंगा किनारे नहीं है। फिर इसने क्वेश्चन पूछा है कि सिंधु घाटी की सत्ता पर सर्वाधिक प्रकाश कौन डालते हैं? तो पुरातत्व संबंधी खुदाई, जो खुदाई संबंधित मटेरियल मिला है उसी से ही पता लगा है। और पीसीएस में क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, ये मिलान करने के लिए, आपको दिख रहे हैं मिलान करने के लिए, ये मिलान वही कर पाएगा जो चिंतन स्तर से पढ़ा है। तो इस तरीके से आपके 80% क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं जो इसके प्रमुख स्थल हैं, 5% क्वेश्चन इसकी दिशाओं से आ रहे हैं, 10% क्वेश्चन जो हैं वो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल से आ रहे हैं, और 5% क्वेश्चन वो यहाँ से दबा लेता है। तो इस तरीके से पहले आप इसको ये तैयार करिए, अगली वीडियो में आपको इसको थोड़ा सा खोल के डीप तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और जो भी आपको समस्या आ रही है आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं।